उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। इसकी मुतरन्नम हंसी को सुहाने रूह, ओ सॉरी सुहाने रूह तो शायद मनफी मानों में इस्तेमाल होता है। मेरा मतलब है रूह की गज़ा बनाया जाता है। वैसे एक बात मुझे आज तक समझ नहीं आई कि आखिर मौसीकी रूह की गज़ा कैसे बन गई। अब रूह बेचारी तबले, सारनंगियाँ, ढोल, नफरियाँ और किस्ट्रा तो खाने से रही। इमरान ने कहा, खाने की बात नहीं सुनने की बात है। मौसीकी रूह को तरोताज़ा कर देती है, इसमें सरशारी की कैफियत पैदा कर देती है, इसलिए उसे रूह की गज़ा कहा जाता है। सर हेनरी फ्रीड ने बाकायदा बहस करते हुए कहा, अगर आपका कान बंद कर लें या दूसरे लफ्ज़ों में जो लोग बहरे होते हैं मौसीकी सुन नहीं सकते, उनकी रूह तो गज़ा न मिलने की वजह से फाके करती करती जल्दी मर जाती होगी। नहीं, सर हेनरी फ्रीड, मौसीकी का ताल्लुक हमारे हवासे खस्मा से है और बस ज़्यादा से ज़्यादा ये हमारे आसाब पर असरअंदाज होती है, लेकिन रूह की गज़ा वाला मसला मुझे तस्लीम नहीं है। मेरे नुक्ताए नज़र से रूह की गज़ा सिर्फ अल्लाह ताला का जिक्र है और बस। इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा, ओह आप मज़हब की बात कर रहे हैं। वाकई मज़हब का ताल्लुक लाहौर से रूह से बराह रास्त होता है। सर हेनरी फ्रीड ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। उसी लम्हे एक बड़ी सी वैगन जिस पर महकमा आसार कदीमा का निशान बना हुआ था बरामदे के सामने आ रुकी। ड्राइविंग सीट पर वो गार्ड इंचार्ज पुरुष था। आइए, सर हेनरी फ्रीड ने कहा और वैगन की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वैगन उन्हें लिए हुए इस टीले की तरफ बढ़ने लगी जहाँ एक तरफ मशीनें भी नजर आ रही थी और बेशुमार गैर मुल्की वहाँ काम में मसरूफ थे। एक साइड पर एक बड़ा सा खैमा भी नजर आ रहा था। वैगन टीले के पास जाकर रुक गई और इमरान और टाइगर प्रोफेसर के साथ नीचे उतर आए। इमरान अब गौर से इन गैर मुल्कियों को काम करते देख रहा था। सर हेनरी फ्रेड, साथ ही दरिया की मौजूदगी से क्या आपको यहाँ खुदाई में कोई तकलीफ या दुश्वारी महसूस नहीं होती? इमरान ने कहा, नहीं, दरिया यहाँ से काफ़ी फासले पर है। सर हेनरी फ्रेड ने जवाब देते हुए कहा, आजकल शायद दरिया में सैलाब आया हुआ है। हमारी जीप इस कदीम पुल से गुजरी तो यकीन कीजिए खौफ से मेरा रवां दवां कांप उठा। इस कदर पुरशोर मौजे थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ अचानक सैलाब आ जाए और आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाए। इमरान ने मशीनों की तरफ बढ़ते हुए कहा, प्रोफेसर आपकी बात दुरुस्त है, वाकई सैलाब यहाँ आ जाए तो हमारी तमाम मेहनत बेकार चली जाएगी। लेकिन मैंने सैलाब की सूरत हाल देखते ही यहाँ के आला हुकाम से बात की थी। उन्होंने इरीगेशन डिपार्टमेंट से बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ सैलाब आने का कोई खदशा नहीं है। इस तसल्ली पर मैंने काम शुरू कर दिया। सर हेनरी फ्रीड ने जवाब देते हुए कहा, इस खैमे में क्या है? क्या आपकी बेगम तो नहीं अंदर? अगर मैं हैं तो तारुफ करा दीजिए। इमरान ने एक तरफ लगे हुए खैमे की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये लेबर की रेस्ट के लिए बनाया गया है, आया ये अंदर ही बैठते हैं, यहाँ तो धूप काफ़ी तेज़ है। सर हेनरी फ्रीड ने कहा और इमरान सर हिलाता हुआ खैमे की तरफ बढ़ गया। कमाल है, आपकी लेबर शायद तय हो जाती है कि इतने सारे आदमियों के लिए एक छोटा सा खैमा। इमरान ने मुँह बनाते हुए कहा और सर हेनरी फ्रीड पे इख्तियार कहका मारकर हंस पड़े। प्रोफेसर साहब, रेस्ट का मतलब वक्फे वक्फे से होता है, इसलिए वक्फे वक्फे से चंद मजदूर आकर रेस्ट करते हैं और बाकी काम करते हैं और चंद मजदूरों के लिए खैमा काफ़ी है। सर हेनरी फ्रीड ने कहा, ओह तो यहाँ भी वक्फा बेहद ज़रूरी का चक्कर है। क्यों मिस्टर ग्रेगर, आपका क्या ख्याल है? इमरान ने मुड़कर पीछे आने वाले ब्रूस से अचानक मुखातिब होकर कहा, जी ब्रूस। इमरान के इस अचानक के तखातुब से यकलख्त गड़बड़ा सा गया। इनका नाम ब्रूस है प्रोफेसर साहब। सर हेनरी फ्रीड ने इस पर मुंह बनाते हुए कहा, ओ अच्छा, कंजूस, ओ अच्छा है। वैसे इस नाम को यार लोगों ने ख्वामखा बदनाम कर रखा है। अगर कोई शख्स अपने कान का जूस बनाकर पीता है तो पीने दें, हमारा क्या जाता है। क्यों, क्या ख्याल है? इमरान ने खैमे का पर्दा उठाकर अंदर झांकते हुए कहा। अंदर वाकई ज़मीन पर दरी बिछी हुई थी और मशरूबात के क्रेट मौजूद थे। प्रोफेसर, ये असल लफ्ज़ कौन जूस था जिसे यार लोगों ने कंजूस बना लिया? मैंने एक किताब में पढ़ा था। टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा, ला हौला वाला कुव्वत, भला कोई शख्स अपने कान चूस सकता है? वहां तक जुबान नहीं जा सकती और जुबान तक कान नहीं आ सकता। इसलिए जिसने किताब में लिखा है या तो उसके कान हाथी जैसे होंगे या फिर उसकी जबान गस भर की होगी। तुम भी फौरन किसी किताब में प्रोफेसर राशिद हुसैन के हवाले से लिख दो कि कान चूस असल लफ्ज़ नहीं है। इमरान ने वापस मुड़ते हुए बाकायदा हुज्जत करते हुए कहा और इस बार सर हेनरी फ्रीड के साथ साथ पीछे आने वाले ब्रूस भी इख्तियार मुस्कुरा दिया। इमरान अब खैमे के गिर्द राउंड लगाने के लिए आगे बढ़ गया। अरे यहाँ क्या है? एक बड़ी चट्टान यहाँ कैसे आ गई? ऐसी चट्टानें तो पहाड़ों की बुलंदी पर होती हैं, यहाँ दामन में कैसे आकर फिट हो गई? इमरान ने ज़मीन पर एक जगह काफ़ी चौड़ी चट्टान को पड़े हुए देखकर कहा, ये चट्टान मैंने एक पहाड़ी से उठवाई थी ताकि इस पर बड़ी मशीन का बेस बनाया जा सके, लेकिन फिर इरादा बदल किया। सर हेनरी फ्रीड ने जल्दी जल्दी जवाब देते हुए कहा, ओ अच्छा। इमरान ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा और फिर तेज़ी से आगे बढ़ गया। तकरीबन 2 घंटों
घंटों तक पूरे टीले का चक्कर लगाने के बाद वो वैगन में बैठकर वापस दफ्तर आए। यहाँ एक बार फिर सर हेनरी फ्रेड ने उन्हें मशरूबात पेश किए। टाइगर ने खसूसी तौर पर उनकी मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा किया। उसके बाद वो जीप में बैठकर वापस जाने के लिए रवाना हो गए। जीप जरा सी आगे बढ़ी तो इमरान ने तेजी से जेब से एक छोटा सा बॉक्स निकाला और उसका एक बटन दबा दिया। डब्बे में से साई साई की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसके साथ ही दूर से दो अफराद की बातें करने की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी। इमरान ने इंतहाई हसास डेक्टाफोन सर हेनरी फ्रेड के दफ्तर में लगा दिया था ताकि उनके जाने के बाद अगर कोई बात होगी तो मैं सामने आ जाएगी। और इन आवाज़ों से जाहिर हो रहा था कि सर हेनरी फ्रेड और ब्रूस दोनों बरामदे में ही खड़े बातें कर रहे थे। ये शायद वो उन्हें वापस जाता हुआ देख रहे होंगे। लेकिन इमरान पूरी तरह मुतमईन था कि इसके डेक्टाफोन की रिसीविंग रेंज चूंकि काफ़ी दूर तक थी, इसलिए वो कदीम पुल पार करके इनकी नज़रों से ओझल हो जाने के बाद भी डेक्टाफोन दफ्तर में होने वाली आवाज़ें रिसीव करता रहेगा। जीप तेज़ रफ्तारी से दौड़ती हुई आखिरकार पुल पर पहुंची और फिर पुल को क्रॉस करके वो जैसे ही दरख्तों के एक झुंड की साइड पे पहुंची, इमरान ने टाइगर को जीप रोकने को कहा और टाइगर ने झुंड की आड़ में जीप रोक दी। इस ब्रोस का कदोकामत तो वाकई ही क्रैकर जैसा ही लग रहा था। टाइगर ने कहा, हाँ लगता तो ऐसा ही है, लेकिन ये कोई ऐसा सबूत नहीं है कि जिससे बात आगे बढ़ सके। इमरान ने संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा, ब्रूस तुमने प्रोफेसर राशिद हुसैन की बातें सुनी हैं। बहुत झुकी सा आदमी लग रहा था। अचानक सर हेनरी फ्रेड की बुलंदी आवाज़ सुनाई दी, सर प्रोफेसर ऐसे ही होते हैं, इसलिए तो प्रोफेसरों कि किस्से लतीफ़ों की किताबों में कसरत से मौजूद होते हैं। ब्रूस की मौतबाना आवाज़ सुनाई थी। उसके साथ ही ऐसी आवाज़ें आईं जैसे कोसांग घसीटी जा रही और फिर सकूत तारी हो गया। मैं ये सोच रहा हूँ ब्रूस के प्रोफेसर राशिद हुसैन बगैर कोई इतला दिए अचानक आ गए और फिर यहाँ भी उन्होंने आसार कदीमा में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं ली। यूँ लगता था जैसे वो कोई ख़ास चीज़ चेक करने आए हों। तुम्हारा क्या ख्याल है? सर हेनरी फ्रेड की आवाज़ सुनाई दी। सर वाकई लगता तो ऐसा ही था, लेकिन बहरहाल वो भी आसार कदीमा के प्रोफेसर हैं। सारी उम्र यही मजमून पढ़कर और पढ़ाकर अब उन्हें मेरे ख्याल में बात करने की ज़रूरत ही नहीं रही होगी। सिर्फ देख कर ही वो सब कुछ समझ जाते होंगे। ब्रूस की मौतबाना आवाज़ सुनाई दी। बहरहाल मुझे उनके शागिर्द सागर का एहतराम देखकर बेहद मुसर्रत हुई। यहाँ मशरिक में अब भी उस्ताद की अदब एहतराम की कदरें मौजूद है, वरना हमारे यहाँ मगरिब में तो अब ये फसाने ही लगते हैं। सर हेनरी फ्रेड ने बड़े तहसीन आमेज लहजे में कहा, यस सर, मगरिब अब कुछ और बन चुका है। यहाँ मशरिक में आकर मैं भी बेहद हैरान हुआ हूँ। मुझे यूँ महसूस होता है जैसे मैं किसी टाइम मशीन के जरिए सैकड़ों साल माजी में आ चुका हूँ। ब्रूस की आवाज़ सुनाई दी और सर हेनरी फ्रेड ने बेइख्तियार हंस पड़े। उनके दरमियान काफ़ी देर तक ऐसी बातें होती रहीं। मैं साइड पर जा रहा हूँ, तुम भी आ जाओ, सर हेनरी फ्रेड ने अचानक कहा और उसके साथ ही कुर्सी पर चरचराने की आवाज़ सुनाई दी। यस सर, ब्रूस की मौतबाना आवाज़ सुनाई दी और इसके साथ ही दो आदमियों के कदमों की आवाज़ें दूर जाती हुई सुनाई दी। उसके बाद खामोशी तारी हो गई। चलो भाई टाइगर, यहाँ तो वाकई ही कुछ नहीं हो रहा। तुम्हारे इस दोस्त ने ख्वामखा हमारी परेड करा दी। इमरान ने बॉक्स का बटन ऑफ करते एक तवील सांस लेकर कहा। उसके साइलेंसर लगे मशीन पिस्टल और लड़ने के अंदाज और फिर उसके क्रैगर से मिलते जुलते कदोकामत की वजह से मैं मशकूक हुआ था, लेकिन ब्रूस ने बहरहाल इसकी काबिल कबूल वजाहत कर दी है। टाइगर ने कदरे शर्मिंदा से लहजे में कहा, हाँ बेज़ाहिर तो यहाँ सब ठीक ठाक है। इस बार इस केस ने वाकई ही मुझे उलझा कर रख दिया। एक खौफनाक मंसूबा पाकिशिया के खिलाफ मुरतब किया गया है, लेकिन ना ही वो मंसूबा सामने आ रहा है और ना ही इस मंसूबे को मुकम्मल करने वाले, इमरान ने कहा। और टाइगर ने कोई जवाब देने की बजाय सिर्फ सर हिलाने पर ही इक्तफा किया और जीप तेज़ रफ्तारी से फासले को निकलती हुई दारुल हुकूमत की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। क्रैकर दरियाई कांडस के किनारे खड़ा बड़े मुसरत भरे अंदाज में दरिया में उभरने वाली इंतहाई पुरशुर मौजों को देख रहा था। दरिया वाकई ही सैलाबी कैफियत से दो चार था। पहले की निस्बत रोज़ाना इसमें पानी की मिकदार तेज़ी से बढ़ती जा रही थी। क्रैकर के साथ उसका नंबर 2 जेम्स था। बॉस, हमारा मिशन कब मुकम्मल होगा? जेम्स ने कहा, जब इस दरिया का सैलाब अपने पूरे अरूज पर होगा। मैं रोज़ाना रेडियो पर सैलाब के सिलसिले में नशर होने वाले ख़ास बुलेटिन सुनता रहता हूँ और पहाड़ों और शहरों में खूब जोरदार बारिशों का सिलसिला जारी है। और हुकूमत पाकिशिया की हमाकत देखो कि वो दरियाओं पर मौजूद बंदों को मजबूत बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। लेकिन इन अहमकों को ये मालूम नहीं कि एक खौफनाक तबाही अभी इनका मुकद्दर बन चुकी है। जो खबरें मिल रही हैं उनके मुताबिक दरियाए कांडस 3 रोज़ बाद इंतहाई खौफनाक सैलाब की सद में होगा और सैलाब को पाकिशिया की तारीख का सबसे खौफनाक सैलाब कहा जा रहा है और हम वाकई इसे खौफनाक बल्कि तबाहकुन बनाकर ही छोड़ेंगे।
क्रैगर ने बड़े बाएतमाद लहजे में कहा। बॉस, फिर वो लोग वापस नहीं आए, हालांकि आप कह रहे थे कि शायद वो दोबारा आए। जेम्स ने अचानक कहा। कौन लोग, किनकी बातें कर रहे हो? क्रैगर ने चौंक कर पूछा। वो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस वाले जो प्रोफेसर के रूप में आए थे, जेम्स ने जवाब दिया और क्रैगर बेइख्तियार कहका मारकर हंस पड़ा कि मशरकी लोग अपने आप को बेहद अक्लमंद समझते हैं, लेकिन ये होते एक नंबर अहमक हैं। वो अहमक प्रोफेसर जो यकीनन वो मस्खरा अली इमरान था, बड़ी तेज नजरों से इर्द गिर्द के माहौल का जायजा ले रहा था और उसके शागिर्द ने सारा अरसा मेरा जायजा लेने में गुजार दिया और जाते वक्त वो कुर्सी के नीचे डेक्टाफोन भी लगा गए। लेकिन उन्हें यह मालूम ना था कि मेरा नाम क्रैगर है। मैंने ऐसे खेल बहुत खेले हैं। मैंने इस प्रोफेसर को डेक्टाफोन लगाते देख लिया था। चनाचा उनके जाने के बाद मैंने प्रोफेसर को समझाया और फिर हमने ऐसी गुफ्तगू शुरू कर दी जैसे मैं वाकई बरूस हूँ। हम उन्हें वाकई प्रोफेसर समझ रहे थे, अहमक कहेंगे, क्रैगर ने कहा। अब तो वो डेक्टाफोन आप ज़ाया कर दें, वो अभी तक वहीं लगा हुआ है, जेम्स ने हैरान होते हुए कहा। नहीं जेम्स, अगर हमने उसे ज़ाया किया या उतारा तो हो सकता है कि उन्हें कॉशन मिल जाए। मुझे वो कोई जदीद किस्म का डेक्टाफोन लगता है, शायद मगरबी मुल्कों से इमदाद के तौर पर उन्होंने लिया होगा। अगर वो वहाँ लगा रहे होंगे तो हम हर किस्म के शक व शुबा से बालातर रहेंगे। बस सिर्फ सर हेनरी फ्रेड को समझाना पड़ा और हम इस दफ्तर में बैठते वक्त कोई ऐसी बात नहीं करते जिससे किसी भी शुबा का इजहार होता हो। वैसे भी हमारा हॉलोवॉल मिशन तकरीबन मुकम्मल होने वाला है। ब्लू लाइन का चीफ इंजीनियर बता रहा था कि कल रात वो काम करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार होगा और फिर हम मखसूस लहरों की मदद से दारुल हुकूमत में बैठकर सिर्फ एक बटन दबाएंगे और हॉलोवॉल दरिया के बेड में बाहर आ जाएगा और सैलाब की खौफनाक और मुसलसल रेले इस दीवार को दोनों तरफ से इंतहाई खौफनाक रफ्तार से बहते हुए दारुल हुकूमत और इसके बाद बेशुमार शहरों कस्बों को बर्बाद करके रख देंगे और ये लोग बेबसी और बेचारगी से कीड़े मकोड़ों की तरह मर जाएंगे। क्रैगर ने बड़े हकारत भरे लहजे में कहा। लेकिन बॉस, सैलाब तो यहाँ भी आनन फानन फैल जाएगा और दारुल हुकूमत तक पहुँचने में भी उससे देर ना लगेगी। फिर हमारा क्या होगा? जेम्स ने कदरे परेशान लहजे में कहा। घबराने की कोई बात नहीं है। सर हेनरी फ्रेड ने आला हुकाम को मुतला कर दिया है कि सैलाब के इस खौफनाक खतरे के पेश नज़र लेबर ने यहाँ रहने और काम करने से इनकार कर दिया है, इसलिए कल रात हम सब यहाँ से दारुल हुकूमत शिफ्ट हो जाएंगे। मशीनरी आज शिफ्ट हो रही है और चूंकि अब बाकी काम सैलाब के खात्मे के बाद होगा, इसलिए हम सब की वापसी के तमाम इंतजामात भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। परसों दोपहर के करीब चार्टर्ड जहाज हम सबको लेकर ग्रेटलैंड की तरफ परवास कर जाएंगे और मैंने फैसला कर लिया है जैसे ही जहाज फिजा में परवास करेगा मैं हॉलोवॉल की तकमील का बटन दबा दूंगा और उसके बाद ग्रेटलैंड की टीवी पर बैठकर पाकिस्तान की मुकम्मल तबाही की फिल्में इत्मीनान से देखूंगा। क्रैगर ने कहा और जेम्स ने इस्बात में सर हिलाया। उसके चेहरे पर भी मुसर्रत की चमक थी। उसी लम्हे उकब से उन्हें कदमों की आवाज़ सुनाई दी। वो तेजी से मुड़े। एक नौजवान तेज तेज कदम उठाता उनकी तरफ बढ़ा चला आ रहा था। क्या बात है जिमी, खैरियत? क्रैगर ने कदरे तेज लहजे में कहा। बॉस, आपको मिशन स्पॉट पर फौरी तौर पर बुलाया गया है। सर हेनरी फ्रेड भी वहीं है और ब्लू लाइन के चीफ इंजीनियर रॉबर्ट भी। आने वाले ने मौतबाना लहजे में कहा। हुआ क्या है, कोई खास बात? क्रैगर ने तशवीश भरे लहजे में पूछा और साथ खड़ी जीप की तरफ बढ़ गया। गोस्पार्ट से दरिया का फासला कुछ ज्यादा ना था, फिर वो जीप पर सफर करना ज्यादा मुनासिब समझता था। यही वजह थी कि यहाँ दरिया की मौजूदा कैफियत देखते हुए जेम्स के साथ जीप पर ही आया था, हालांकि जिमी पैदल चलकर आया था। कोई उलझन पैदा हो गई है मिशन में, इस सिलसिले में बात हो रही है, जिमी ने मौतबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। ओहो, क्रैगर परेशान लहजे में देखा और फिर जीप पर सवार हो गया। जेम्स ड्राइविंग सीट पर बैठ चुका था जबकि जिमी उकबी सीट पर बैठ गया और जेम्स ने जीप को मोड़ा, फिर उसे खासी तेज रफ्तारी से दौड़ाता हुआ मिशन के सपाट की तरफ बढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद वो तीनों सुरंग के अंदर मिशन स्पॉट पर पहुंच चुके थे। ये मिशन स्पॉट सुरंग के इस हिस्से को कहा जाता है जिसके ऊपर दरिया बह रहा था। जिस जमाने में ये सुरंग बनाई गई थी, इस जमाने में शायद ये दरिया इस तरह बहता होगा। यही वजह थी कि ऐन उस जगह जहां ऊपर दरिया था बड़ी बड़ी चट्टानों से बाकायदा मजबूत छत बनाई गई थी, जो जाहिर है हजारों साल पहले के ज़माने के लिहाज से एक ऐसा कारनामा था कि अगर ये सुरंग दुनिया पर जाहिर हो जाती तो मिस्र के अबुल होल और अहरामों की तरह इसे भी एक अजूबा कहा जाता और इन चट्टानों के नीचे एक खास मिसालिया लगा दिया गया था जिस पर जिस वक्त भी मखसूस रेस दौड़ती हैं और इन चट्टानों को रेसा रेसा कर देती थी। और इस मिसालिया के नीचे छत से ज़मीन तक और फिर ज़मीन को खोद कर तकरीबन 3 फुट नीचे तक तरजीसम के बड़े बड़े पत्थरों का एक खास केमिकल की मदद से और मशीनों के जरिए एक मखसूस अंदाज में जोड़कर रखा गया था।
4 भारी मशीनें मुसलसल काम कर रही थी जो इन पत्थरों की इस तरह कटाई कर रही थी कि जब ऑपरेशन की तकमील हो तो ये पत्थर बाकायदा ठोस दीवार की शक्ल अख्तियार कर जाते। तमाम मशीनें बिजली से चलाई जा रही थी क्योंकि ऊपर खुदाई की मशीनों के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने खसूसी इंतजामात करके यहाँ तक इंतहाई ताकतवर बरकी रूस सप्लाई की थी। वहाँ 40 के करीब अफराद मशीनों को भी ऑपरेट कर रहे थे और इस मिशन की तैयारी के मुख्तलिफ मराहिल की तकमील में भी मसरूफ थे। बिजली के फ्लोर स्टेन ट्यूबों ने पूरी सुरंग को इंतहाई तेज रोशनी से भर रखा था। एक तरफ सर हेनरी फ्रेड और ब्लू लाइन के चीफ इंजीनियर रॉबर्ट खड़े थे। इन दोनों के चेहरों पर परेशानी के आसार नुमाया थे। क्या हुआ सर, कोई खास बात? क्रैगर ने करीब पहुंचते ही तशवीश भरे लहजे में कहा। क्रैगर, तरजीसम की मिकदार कम पड़ गई है। हमें एक ट्रक तरजीसम की फौरी ज़रूरत है वरना ये मिशन नामुकम्मल रह जाएगा और ये तरजीसम भी कल सुबह होने तक यहाँ पहुँच जाए तभी मिशन मुकम्मल होगा। रॉबर्ट ने कहा, तो इस पर परेशानी की क्या बात है? जिन लोगों ने पहले तरजीसम सप्लाई की है उन्हें फ़ोन कर दें, वो फौरी तौर पर एक ट्रक भिजवा देंगे। क्रैगर ने हैरत भरे लहजे में कहा, नहीं क्रैगर, मसला इस कदर आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। तुम्हें मालूम नहीं कि तरजीसम को यहाँ तक पहुँचाने के लिए हुकूमत ग्रेटलैंड के एजेंटों का क्या क्या काम नहीं करने पड़े। तरजीसम यहाँ से तकरीबन 500-600 किलोमीटर दूर पहाड़ों से निकाली जाती है। वहाँ बुकिंग ऑफिस है जहाँ से एडवांस रकम देकर ठेकेदार से माल निकाला जाता है और फिर ट्रकों पर लोड कराकर व्यापारी ले जाते हैं। हमारे एजेंटों ने दारुल हुकूमत के जनूबी इलाके में वहां से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर एक कस्बे में बड़ी फौलादी भट्टियां लगाने के एक कारखाने की दाग बेल डाली। वहां किराए पर बड़े बड़े स्टोर लिए गए। तरजीसम के ठेकेदार को ज्यादा रकमें देकर इससे फौरी डिलीवरी ली गई। इसके बाद माल इन स्टोरों में भर लिया गया। जब हमारे मतलूबा माल मुकम्मल हो गया तो हमने सप्लाई रोक दी। इसके बाद इंतहाई खुफिया तरीके से ये माल एक और जगह ले जाने के बहाने वहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया गया। जब सारा माल शिफ्ट हो गया और हालात पुरसकून रहे तो हमारे एजेंटों ने फौलादी भट्टियाँ बनाने वाले कारखाने का मंसूबा तर्क कर दिया। लेकिन माहरीन का अंदाज़ा गलत निकला है। एक ट्रक माल की मज़ीद ज़रूरत है और अब ये माल कहाँ से फौरी तौर पर आए, ये परेशानी है। इसका एक ही हल है कि ठेकेदार को दुगनी रकम देकर इससे एक ट्रक माल खरीदा जाए और ट्रक यहाँ बराह रास्त लाया जाए। लेकिन फासला ज़्यादा है और रास्ता पहाड़ी है, इसलिए जिस तेज़ी से भी ट्रक आए बहरहाल वो 3 रोज़ से पहले यहाँ नहीं पहुँच सकता। और सैलाब के ख़तरे के पेश नज़र जगह जगह चेक पोस्टें भी बन चुकी हैं। सर हेनरी फ्रीड ने तफसील बताते हुए कहा, और वेरी बैड। फिर अब क्या होगा? क्रैगर वाकई की तफसील सुनकर बेहद परेशान हो गया था। मेरे जहन में एक हल आया है और मैंने टेलीफोन पर 31 से इस बारे में बात भी की है कि दारुल हुकूमत में जिस किसी का भी माल आ रहा हो उसका एक ट्रक ज़बरदस्ती उड़ा कर ले आया जाए। उसने वादा किया है कि वो 1 घंटे के अंदर अंदर मुझे रिपोर्ट देगा। उसने अपने तमाम एजेंट इस बारे में मालूमात हासिल करने पर लगा दिए हैं और 1 घंटा तकरीबन गुजर चुका है। अब देखो क्या रिपोर्ट आती है। सर हेनरी फ्रेड ने जवाब देते हुए कहा, लेकिन ये सारी दीवार तो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। अब अगर एक ट्रक नहीं भी आए तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? क्रैगर ने हैरत से सुरंग में पुल की तरफ बढ़ते हुए अपने मिशन स्पॉट को देखते हुए कहा, मिस्टर क्रैगर, ये साइंसी बात है। बहरहाल इतना बता दूं कि इन पत्थरों की कटाई के बाद मज़ीद तरजीसम को पीसकर पाउडर बनाया जाएगा और इसमें ख़ास केमिकल मिलाया जाएगा और फिर उसकी मोटी तह इस दीवार की तरफ अतराफ में लगा दी जाएगी। तभी जाकर ये दीवार नाकाबिले तस्खीर बनेगी, वरना अगर उसे ऐसे ही छोड़ दिया गया तो फिर इंतहाई ताकतवर डायनामाइट से उसे उड़ाया जा सकता है। और अगर दीवार उड़ा दी गई तो सैलाबी पानी फिर अपने पहले वाले रास्ते पर बहने लग जाएगा और हमारा मिशन मुकम्मल तौर पर फेल हो जाएगा। ब्लू लाइन के चीफ इंजीनियर रॉबर्ट ने कहा और क्रैगर के होंठ पूरी तरह भींच गए। इसके जहन में आंधियां से चल रही थी। वो सोच भी ना सकता था कि इस कदर अहम मिशन यूं आखिरी मराहिल में आकर फेल हो जाएगा। फिर उससे पहले कि मजीद कोई बातचीत होती, एक तरफ रखे हुए टेलीफोन की घंटी बज उठी। एक्सचेंज की 10 लाइनों में से एक लाइन सर हेनरी फ्रेड ने यहाँ मिशन स्पॉट पर चीफ इंजीनियर रॉबर्ट को भी दे रखी थी। टेलीफोन की घंटी बजते ही सर हेनरी फ्रेड तेजी से आगे बढ़े और उन्होंने रिसीवर उठा लिया। यस हेनरी फ्रेड। सर हेनरी फ्रेड के लहजे में उम्मीद और हम की मिली जुली झलकियां मौजूद थी। BL-31 स्पीकिंग सर, मेरे पास आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। उसे खुशकिस्मती ही कहा जा सकता है कि तरजीसम के 4 ट्रक हमें दारुल हुकूमत की बैरूनी हदूद पर महसूल चुंगी के अदायगी के लिए खड़े मिल गए। मैंने व्यापारी से बात की कि मुझे एक ट्रक माल फौरी चाहिए। उसने दुगनी कीमत पर एक ट्रक मुझे फरोख्त कर दिया और मैं ये ट्रक उसी कस्बे पर अपने स्टोर पर ले जाकर उतार चुका हूँ। ट्रक वाला वापस चला गया। मेरे आदमी अब इस कंपनी से राब्ता कायम कर रहे हैं जिनके लड़कों के जरिए पहले भी माल मिशन स्पॉट भिजवाया गया है और वो लोग इंतहाई काबिल एतमाद साबित हुए हैं, इसलिए फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। माल रात को 12 बजे से पहले आपको बाहिफाजत पहुँच जाएगा।
31 ने तफसील बताते हुए कहा, ओह गुड, वाकई ये इंतहाई खुशकिस्मती है, वरना हकीकत है कि मैं तो इस मिशन से मायूस हो चुका था। सर हेनरी फ्रीड ने तवील सांस लेते हुए कहा, नहीं जनाब, मिशन हर सूरत में मुकम्मल होगा। 31 ने कहा, और उनकी माल वसूल करने के वही पहले वाली रूटीन रहेगी, समझ गए? सर हेनरी फ्रीड ने कहा, यस सर, वही ठीक है, गुड बाय। दूसरी तरफ से कहा गया और राब्ता ख़त्म हो गया, और सर हेनरी फ्रीड ने रिसीवर रखकर जब पूरी तफसील क्रैकर और रॉबर्ट को बताई तो इन दोनों के चेहरों पर बेपनाह मुसरत की चमक उभर आई। सैलाब का खतरा रोज बरोज बढ़ता ही जा रहा है। ब्लैक ज़ीरो ने ऑपरेशन रूम में बैठे हुए इमरान से मुखातिब होकर कहा, चूंकि एक किताब के मुताले में मसरूफ़ था, हाँ, लेकिन मुझे यकीन है कि सैलाब ज़्यादा तबाही ना मचा सकेगा, क्योंकि मैंने हेलीकॉप्टर पर खुद तमाम सुपरबंदों को मुआयना किया है। वो सब बेहतरीन हालत में हैं, और कुछ नए छोटे बंद भी हंगामी तौर पर तैयार किए जा रहे हैं, और पहले से मौजूद सुपरबंदों को ऊंचा और मजबूत भी किया जा रहा है। बाकी जो होगा अल्लाह के हुक्म से होगा। इंसान तो अपनी इम्कानी कोशिश ही कर सकता है। इमरान ने किताब बंद करके मेज पर रखते हुए कहा, बंदों की चेकिंग तो आपने इस क्रैगर के चक्कर में की होगी। ब्लैक ज़ीरो ने कहा, हाँ, और अब भी इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अल्फ्रेड मर्फी ने गलत अंदाज लगाया है, वरना अब तक क्रैगर कहीं ना कहीं बाहर हाल ज़ाहिर हो जाता। जबकि वो नवाबजादी रक्षंदा भी वापस नहीं आई, और ना ही वो लॉर्ड एर्स्टल आया है। एक बार तो मेरा जी चाहा कि ग्रेटलैंड जाकर खुद इस बारे में तहकीकात करूं, लेकिन फिर मैंने इरादा बदल दिया, क्योंकि जो कुछ होना है यहाँ पाकिशिया में होना है। इसलिए जब तक सैलाब का खतरा हकीकी तौर पर ख़त्म नहीं हो जाता, मुझे यहीं रहना चाहिए। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, सैलाब की सूरत हाल जो बताई जा रही है उसमें सबसे ख़तरनाक सूरत हाल दरियाए कॉन्डस की है, और बुलेटिन में बताया जा रहा था कि कल दोपहर के वक्त दरियाए कॉन्डस में तारीख का सबसे बड़ा सैराबी रेला गुजरेगा, और उसके बाद भी पानी की सतह कम होने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। ब्लैक ज़ीरो ने तशवीश भरे लहजे में कहा, बहरहाल ये तो तयशुदा बात है कि इस बार सैलाब का खतरा पाकिशिया की तारीख में सबसे ज़्यादा महसूस किया जा रहा है, क्योंकि इस कदर बारिशें पहले कभी नहीं हुई। अब देखो क्या होता है। इमरान ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, और फिर इससे पहले कि ब्लैक ज़ीरो कोई बात करता, मेज़ पर मौजूद टेलीफोन की घंटी बज उठी। इमरान ने बात बढ़ाकर रिसीवर उठाया। एक्सटिव, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा, सफ्तर बोल रहा हूँ जनाब। दूसरी तरफ से सफ्तर की आवाज़ सुनाई दी। यस, क्या बात है? इमरान ने कदरे हैरत भरे लहजे में कहा, क्योंकि सफ्तर के लहजे में उसने वाज़े हिचकिचाहट महसूस की थी, जिससे वो कोई बात करना चाहता हो लेकिन कर ना पा रहा हो। सर इमरान साहब फ्लैट में भी मौजूद नहीं हैं, और राना हाउस में भी मौजूद नहीं हैं, जबकि मैं उनसे फौरी तौर पर मिलना चाहता हूँ। इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया है, अगर आपने उन्हें कहीं भेजा हो तो उनकी वापसी के वक्त का पता चल सके। सफ्तर ने हिचकिचाते हुए अंदाज में बात करते हुए कहा, क्या ज़रूरत पेश आ गई है तुम्हें इमरान से फौरी तौर पर मिलने की? इमरान ने कदरे सख्त लहजे में कहा, सर एक साइंसी बात मालूम करनी है। सफ्तर ने जवाब दिया। तुम कहाँ से बात कर रहे हो? इमरान ने पूछा। मैं अपने फ्लैट में हूँ जनाब, सफ्तर ने कहा। ठीक है, इमरान ने अगर राब्ता कायम किया तो मैं उसे इतला दे दूंगा, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। इसके चेहरे पर वाकई हैरत के तासुरात उभर आए। सफ्तर को किसी साइंसी बात से फासला पड़ गया है। ब्लैक ज़ीरो ने भी हैरत भरे लहजे में कहा, मालूम नहीं, वैसे सफ्तर इंतहाई सहीन आदमी है, इसलिए कोई खास बात होगी, वरना वो कम अज़ कम यहाँ फ़ोन ना करता। ठीक है, मैं इसके फ्लैट पर जा रहा हूँ, मैं उससे कह दूंगा कि मैंने अभी कॉल की थी तो तुमने मुझे सफ्तर का पैगाम दिया, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। थोड़ी देर बाद उसकी कार खासी तेज़ रफ्तारी से सफ्तर के फ्लैट की तरफ उड़ी चली जा रही थी। सफ्तर के फ्लैट का दरवाज़ा बंद था। इमरान ने कॉल बेल का बटन पुश किया तो दूसरे लम्हे दरवाज़ा खुल गया। दरवाजे पर सफ्तर खड़ा था और उकब में कुर्सियों पर बैठे हुए कैप्टन शकील और तनवीर भी नजर आ रहे थे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुना है मुझे भारी ट्यूशन फीस मिलने का स्कोप पैदा हो गया है। आज कम अज़ कम मैं आगा सुलेमान पाशा को तो बता सकूंगा कि साइंस में डॉक्टरेट करने का मैंने कुछ माली फ़ायदा तो हासिल किया, वरना वो हर वक्त यही कहता रहता है कि मैंने साइंस में डिग्रियां लेकर वक्त ज़ाया किया है। इससे बेहतर था कि मैं खानादारी का मजमून पढ़ लेता, जिसमें खानादार ख़वातीन को घरेलू बजट बनाने के तरीके सिखाए जाते हैं। हालांकि बजट आज तक हुकूमत से नहीं बन पाया तो बेचारी घरेलू औरतें क्या बजट बनाएंगी। इमरान की जबान पूरी रफ्तार से चल पड़ी थी। तौबा, ये आदमी किस तेजी से बोलता है, इसने जरूर किसी को ले कौवे की जबान खाई हुई है। इमरान खामोश होते ही तनवीर बोल पड़ा और उसने ये सब बेसात लहजे में कहा, बाकी को जिसने खाया है वो बेचारा आज तक पत्थर ढूंढता फिर रहा है कि पत्थर डालकर प्यास बुझा सके, लेकिन वैसे ही प्यासे का प्यासा है। इमरान ने तरकीबातर की जवाब देते हुए कहा और सफ्तर और कैप्टन शकील तो बेइख्तियार हंस पड़े, जबकि तनवीर बुरा सा मुंह बनाकर खामोश हो गया। जाहिर है वो इमरान का तंज समझ गया था कि इमरान जूलिया और उसके ताल्लुकात के बारे में तंज कर रहा है। इमरान साहब, एक बात बस इत्फाक से सामने आई और मैं बुरी तरह उलझ गया हूँ। कैप्टन शकील और तनवीर के साथ मिलकर मैंने बड़ी मगजमारी की, लेकिन कोई बात समझ में ना आई,
तो आखिरकार मजबूरन मुझे चीफ से आपके मुतालिक मालूम करना पड़ा। सफदर ने मौजू बदलते हुए कहा, मैंने अभी अपने चेक की बात की है कि सैलाब आ रहा है और जाहिर है सैलाब में कश्ती की ज़रूरत पड़ेगी और कश्ती वाले आजकल बड़ी रकम मांगते हैं। उसने कहा, चेक तो अभी भी पास नहीं हुआ। अलबत्ता सफदर की कोई साइंसी बात पूछना चाहता था। मैं तो खुश हो गया कि चलो चेक बाद में काम आएगा, फिलहाल कश्ती की रकम निकलने का स्कोप तो पैदा हो। इमरान की जुबान एक बार फिर चल पड़ी थी। कश्ती छोड़कर आपको जहाज की रकम मिल जाएगी। असल बात यह है कि कैप्टन शकील एक आदमी को जानता है। वो ग्रेट लैंड का बाशिंदा है। यहाँ वो घरेलू मसनूआत बनाने वाले एक कारोबारी इदारे का सेल सुपरवाइजर है। लेकिन आज कैप्टन शकील एक काम जा रहा था कि रास्ते में चेकिंग हो रही थी। कैप्टन शकील को रुकना पड़ा। चेकिंग की कतार लंबी थी, इसलिए कैप्टन शकील कार से नीचे उतर आया। इसके सामने एक ट्रक मौजूद था जो बंद बॉडी का था। वही आदमी ट्रक ड्राइवर के साथ खड़ा पुरइसरार अंदाज में बातें कर रहा था। इस पुरइसरारियत को देखकर कैप्टन शकील को तशवीश हुई तो उसने करीब जाकर इनके दरमियान बातें सुनी तो सिर्फ इतना पता चला कि ट्रक पर तरजीसम नामी कोई मादनियात लदी हुई है और ट्रक ने कदीम तारीखी शहर बादशाह जाना है। लेकिन ये तो कोई ऐसी बात ना थी। लेकिन असल बात ये थी कि वो आदमी ड्राइवर को बता रहा था कि डोही होंगे जो पहले तय हुए थे और अगर रास्ते में कोई पूछे तो उसने सुराजिया का नाम नहीं लेना। इस लफ्ज़ कोड पर कैप्टन शकील चौंक पड़ा। इतने में कितार कुछ आगे बढ़ गई थी, इसलिए कैप्टन शकील भी कार में बैठ गया। फिर उसने इस ट्रक को वाकई ही बादशाह की तरफ जाते देखा। लेकिन जाहिर है कैप्टन शकील के पीछे जाने का कोई तुक ना बनता था, इसलिए कैप्टन शकील मेरे पास यहाँ आ गया। तनवीर यहाँ पहले से मौजूद था। अब हम तीनों ये सोच रहे हैं कि तरजीसम नामी मादनियात को इन खंडरात में ले जाना और फिर कोड का दोहराना, ये सब क्या है? क्या वहाँ कोई फौलाद का कारखाना है? क्योंकि मेरा जहाँ तक ख्याल है तरजीसम नामी मादनियात फौलादी भट्टियाँ बनाने के काम आती है और अगर है भी तो कारोबार तो होता रहता है। फिर ये कोड और इस ग्रेट लैंड के एजेंट का इस ट्रक से ताल्लुक। जब कोई बात समझ में ना आई तो हमने सोचा कि आपसे बात की जाए। आप फ्लैट पर भी ना थे और ना ही राना हाउस में और हमें अजीब सी बेचैनी और इस्तराब ने घेर रखा था, इसलिए मजबूरन चीफ को फ़ोन करना पड़ा। सफदर ने पूरी तफसील से बात करते हुए कहा। इस ट्रक का नंबर और कंपनी का नाम इमरान ने इंतहाई संजीदगी से कैप्टन शकील की तरफ देखते हुए कहा और कैप्टन शकील ने ट्रक का नंबर भी बता दिया और कंपनी का नाम भी। लेकिन इमरान के चेहरे पर फैली हुई बेपनाह संजीदगी देखकर वो तीनों चौंक पड़े थे। क्या इस बात की कोई अहमियत है? सफदर ने हैरान होकर पूछा। मजीद पूछ करने पड़ेगी, इमरान ने कहा और मेज़ पर रखे हुए फ़ोन का रिसीवर उठाकर उसने तेज़ी से इंक्वायरी के नंबर डायल करने शुरू कर दिए। इंक्वायरी प्लीज़। चंद बार नंबर घुमाने के बाद राब्ता खत्म होते ही इंक्वायरी ऑपरेटर की आवाज़ सुनाई दी। चौधरी ट्रांसपोर्ट कंपनी का नंबर बताओ, इमरान ने कहा और दूसरी तरफ से एक नंबर बता दिया गया। इमरान ने कॉरिडोर दबाकर ऑपरेटर को बताया हुआ नंबर डायल करना शुरू कर दिया। चौधरी ट्रांसपोर्ट कंपनी। राब्ता कायम होते ही एक करख सी आवाज़ सुनाई दी। चीफ ट्रैफिक इंस्पेक्टर राहत बोल रहा हूँ, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। ओह जनाब फरमाइए, हुक्म कीजिए जनाब, दूसरी तरफ से बौखलाए हुए लहजे में कहा। मैनेजर से बात कराओ, इमरान ने उसी लहजे में कहा। मैं मैनेजर असलम चौधरी बोल रहा हूँ जनाब, हुक्म फरमाएं। हमसे कोई कसूर हो गया है जनाब कि आप जैसे बड़े अफसर को फ़ोन करने की तकलीफ़ करनी पड़ी। दूसरी तरफ से भीख मांगने वाले लहजे में कहा गया। एक ट्रक के बारे में रिपोर्ट मिली है कि उसने चुंगी नाके पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर के रोकने के बावजूद ट्रक नहीं रोका और आगे निकल गया। इंस्पेक्टर का मोटरसाइकिल दुरुस्त काम न कर रहा था, इसलिए इसने मुझे रिपोर्ट दी है, इमरान ने कहा। किस ड्राइवर की ये जुर्रत हो सकती है कि वो ना रुके जनाब? हम तो हमेशा आपकी खिदमत गुजार रहे हैं और हमने कभी काला धंधा भी नहीं किया जनाब। दूसरी तरफ से मैनेजर की हैरत भरी आवाज़ सुनाई दी और इमरान ने कैप्टन शकील का बताया ट्रक नंबर बता दिया। ओह, इसका ड्राइवर तो राना हाशिम है जनाब, इंतहाई खिदमत गुजार आदमी है, आज तक इसके मुतलिक शिकायत नहीं मिली जनाब। मैनेजर असलम चौधरी के लहजे में हैरत थी। ये ट्रक कहाँ जा रहा था और इस पर क्या लदा हुआ था? इमरान ने सख्त लहजे में पूछा। 1 मिनट जनाब, मैं बताता हूँ, मैनेजर असलम ने कहा और फिर कागज़ खड़खड़ाने की आवाज़ आने लगी। जी जनाब, ये ट्रक पत्थर लाद कर गया है जनाब, बादशाह के लिए जनाब, असलम ने कहा। कौन से पत्थर? आम पत्थर या मार्बल पत्थर? इमरान ने जानबूझकर पूछा। नहीं जनाब, ये कोई नया सा नाम है। 1 मिनट, जी हाँ जनाब, तरजीसम लिखा है मिल्टी पर। तरजीसम पत्थर? अब मुझे तो मालूम नहीं जनाब कि ये तरजीसम पत्थर क्या होता है, बहरहाल है पत्थर ही, मैनेजर ने जवाब देते हुए कहा। बादशाह में कहाँ माल उतरेगा? इमरान ने पूछा। जनाब, व्यापारी साथ किया है, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। जनाब के कहाँ माल उतरेगा? उस्ताद हाशिम खान वापस आएगा तो बता सकेगा, लेकिन जनाब आप बेफिक्र रहें, कोई काला धंधा नहीं है जनाब।
पहले भी हम ये तरजीसम पत्थर लोड करते हैं, बादशाह के लिए दूसरी तरफ से कहा किया। कब की बात है? इमरान ने पूछा। जनाब 20-25 रोज़ पहले की होगी, अब मुझे पूरी तरह याद नहीं है। हमने 500 के करीब ट्रक लोड किए थे, फिर अब इतने दिनों बाद फिर एक ट्रक लोड हुआ है, मैनेजर असलम ने जवाब देते हुए कहा। ये उस्ताद हाशिम वापस अड्डे पर आएगा या कहीं और जाएगा? इमरान ने पूछा। जनाब वो ट्रक का मालिक भी है, हमारे पास तो कमीशन पर चलता है। अब रात होने वाली है और कल सुबह उसने एक और पार्टी की अफसर नगर के लिए बुकिंग कर रखी है, इसलिए जनाब हो सकता है कि रात को वो घर पर ही गुजारे और सुबह अड्डे पर आए। असलम ने जवाब दिया। इसका घर कहाँ है, पूरा पता बताओ? इमरान ने पूछा। जनाब वो बिल्कुल साफ आदमी है, आप यकीन करें बड़ा साफ आदमी है। असलम मैनेजर ड्राइवर के घर का पता पूछने पर घबरा गया। अगर साफ है तो जाहिर है कि हमने इससे क्या लेना है, इसलिए घर का पता बताने में क्यों झिझक रहे हो? मामूली सी इंक्वायरी तो बहरहाल ज़रूरी है, इमरान ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। जनाब वो आज़मा महल में रहता है, उस्ताद बूटे का तनव्वर मशहूर है, इसके साथ ही उसका घर है। अब वहाँ मकान नंबर वगैरह तो मैं नहीं जानता, वैसे अगर आप हुक्म करें तो मैं सुबह उसे साथ लेकर आपके दफ्तर में हाजिर हो जाऊँ, मैनेजर असलम ने कहा। ओह, आज़मा महल में रहता है, फिर तो गरीब आदमी हुआ। और गरीब आदमी ने क्या काला धंधा करना है? अगर करता तो किसी कॉलोनी में रह रहा होता। ठीक है, अब मेरी तसल्ली हो गई है, ओके, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और रिसीवर रख दिया। आओ अब इस उस्ताद हाशिम को कवर करना होगा, तभी असल बात सामने आएगी। इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कहा। पहले हमें तो कुछ बताएं कि आखिर इसकी इतनी क्या अहमियत है कि आप यूं परेशान हो गए हैं? सफ्तर ने कहा। क्रैगर को तुम सब तलाश करते रहे हो ना? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, लेकिन वो तो नहीं मिला और चीफ ने तलाश ही ख़त्म कर देने का ऑर्डर दे दिया। मगर तरजीसम पत्थर से क्रैगर का क्या ताल्लुक? सफदर ने हैरान होते हुए पूछा। एक तो मसला ये है कि तुम्हारा चीफ तुम्हें कुछ बताता ही नहीं, ये फ़र्ज़ भी मुझे पूरा करना पड़ता है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें जो सब कुछ बता देता है क्या ये काफ़ी नहीं है? तनवीर जवाब तक खामोश बैठा हुआ था। तनक कर बोल पड़ा। तनवीर तुम खामोश रहो, इमरान साहब की संजीदगी बता रही है कि मामलात इंतहाई अहम हैं। हम तो वैसे ही बहस में उलझ रहे थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि खुशकिस्मती से कोई अहम क्लू हाथ लग गया है। सफ्तर ने तनवीर से मुखातिब होकर कहा और तनवीर होंठ सोकेट कर और कंधे उचकाकर खामोश हो गया। तुम्हारे चीफ ने मुझे और टाइगर को बादशाह शहर के साथ एक कदीम टीले की तरफ भेजा था, जहां आजकल ग्रेडलैंड के माहरीन आसार कदीमा खुदाई कर रहे हैं। इससे सुराजिया कहते हैं। इन दिनों कदीम शहरों के दरमियान दरियाए कांडस पड़ता है और एक कदीम और खस्ता सा पुल भी है। तुम्हारे चीफ को इतला मिली थी कि पाकिशिया के खिलाफ ग्रेटलैंड का एक नया सेक्शन, क्रैगर सेक्शन, कोई ऐसा मंसूबा बरोएकार ला रहा है जिसका ताल्लुक किसी न किसी तरह सैलाब से बनता है। इस क्रैगर के बारे में तलाश के दौरान एक इतला मिली कि क्रैगर जैसा कदोकामत का आदमी जो कि ग्रेटलैंड का ही बाशिंदा है, सुराजिया में देखा गया। चनाचा मैं और टाइगर वहां गए, लेकिन वहां वाकई ही आसार कदीमा की खुदाई हो रही है। वो आदमी भी वहां मौजूद था, वो चीफ गार्ड था, इसका नाम ब्रूस था। उसे चेक किया गया, वो मशकूक ना निकला। चनाचा हमने वापस आकर रिपोर्ट दी थी कि वहाँ क्रैगर मौजूद नहीं है। वो वैसे भी क्रैगर की वहाँ मौजूदगी का कोई सवाल पैदा नहीं होता कि वहाँ दरियाए कांडस तो है, लेकिन कोई बंद वगैरह नहीं है कि ये समझा जाता कि क्रैगर वहां बंद होकर तोड़कर सैलाब लाने की चक्कर में हो। यहाँ भी कहीं क्रैगर या कोई मशकूक आदमी नजर न आया। चीफ के कहने पर स्पेशल हेलीकॉप्टर पर तमाम बड़े दरियाओं के सुपरबंदों की चेकिंग भी कर आया, कहीं कोई मशकूक बात या कोई मशकूक हालात मौजूद ना थे। वैसे भी बंदों पर फौज निगरानी के लिए मौजूद है, इसलिए यही समझा गया कि इतला गलत मिली है। लेकिन अब तुम्हारी इस बात पर मसला यूं उलझ गया है कि बादशाह या सुराजिया या इसके इर्द गिर्द कहीं कोई ऐसा कारखाना या इदारा मौजूद नहीं है जहां पर तरजीसम पत्थर काम आता हो। ये वाकई ही फौलादी भट्टियां बनाने के काम आता है। इसे मखसूस केमिकल्स के साथ और पानी के साथ मिला दिया जाए तो ये तरजीसम पत्थर इस कदर मजबूत हो जाता है कि इस पर शायद एटम बम भी असर न करे। तो फिर ग्रेटलैंड के बाशिंदे की इस ट्रक ड्राइवर हाशिम से गुफ्तगू, कोर्ट का मशकूक लफ्ज़, तरजीसम पत्थर की लोडिंग और बादशाह और सुराजिया का हवाला, और अब इस मैनेजर की बात के 20-25 रोज पहले 500 ट्रक तरजीसम बादशाह पहुंचाए गए। ये सारी बातें जाहिर करती हैं कि कोई ना कोई ऐसी गड़बड़ बहरहाल हो रही है जिसका हमें अभी तक पता नहीं चल सका और ना चल रहा है, इमरान ने पूरी तरह वजाहत करते हुए कहा।
press the bell icon.